गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर क्लासेस। तो आज हमारी डेट है 28 दिसंबर। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है CSIR। तो ये CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये हमारा इंस्टीट्यूशन है जो क्या है, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करता है। इट इज लीडिंग R&D इंस्टीट्यूशन। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ये क्या करता है, हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, हमारी साइंस लेबोरेटरीज हो गई, इसमें डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, रिसर्च, ये सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाता है। तो इम्पॉर्टेंट हो गया ना, क्योंकि आजकल R&D की जो नीड है वो एग्रीकल्चर में भी है, डिफेंस में भी है, सभी सेक्टर्स में इंक्रीज बढ़ती जा रही है ना यूज की। ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1942 को ये डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ था। मिशन क्या है? टू इम्प्रूव ह्यूमन वेलफेयर। जो हमारे ह्यूमन का वेलनेस है, वेलफेयर है, इसको इम्प्रूव करना है। और अलग अलग इनोवेटिव साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू हमें क्या है, ह्यूमन लाइफ को ईजी बनाना है। रिसर्च और टेक्नोलॉजी को भी हमें क्या है, अपने मिशन में इनकॉर्पोरेट करना है। टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से तो हम लोग अपने गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा पाते हैं। आजकल जो हमारा मेडिसिन है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्या है, टेक्नोलॉजी के मीडियम से ही घर बैठे मिल सकती है। मैंडेट क्या है? टू कंडक्ट करवाएंगे, सपोर्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे हम लोग साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च थ्रू आउट इंडिया। तो ये इंस्टीट्यूशन इंडिया के थ्रू आउट बाउंड्रीज में कंडक्ट होता है, वर्क करता है। फंक्शन किसके अंडर फंक्शन करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर क्या है, एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। कमेंट करके बताना कौन है इस मिनिस्ट्री के इंचार्ज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम न्यूज़ में क्यों थी? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करेंगे, ग्रेस करेंगे ई डिस्ट्रीब्यूशन। ई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्ट होगा। और 57 लाख स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स अक्रॉस 46,351 विलेजेस एंड इन 10 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ऑन 27 दिसंबर 2024 को। तो ये कंडक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो अब यहाँ पे स्वामित्व स्कीम है, इसकी पहले फुल फॉर्म देखते हैं। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो हमारे यहाँ पे जितने भी विलेजेस है ना, उनके अंडर हम क्या करेंगे, सर्वे कंडक्ट करवाएंगे, उनकी मैपिंग करेंगे और टेक्नोलॉजी को इम्प्रोवाइज करेंगे विलेज एरियाज के लिए। तो अब यहाँ पे सर्वे होता है, वो हमारे अलग अलग रिपोर्ट्स में डाटा का काम करता है ना, और मैपिंग करते हैं जिससे हमें रिसोर्स अलोकेशन में आसानी होती है। और फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, प्ले कर पाता है ना। और क्या क्या यूज़ होता है सर्वेस का, कि हमें पता चल पाता है कि भाई कितने पॉपुलेशन है, उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना है, रेशियो कैसा है, लिटरेसी रेशियो हो गया, सेक्स रेशियो हो गया। ठीक है, लॉन्च कब किया गया था? इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2020 में, 2020 में स्कीम को लॉन्च किया गया था नेशनल पंचायती राज डे के दिन। और हमारा नेशनल पंचायती राज डे कब आता है? 24 अप्रैल को ये डे हमारा सेलिब्रेट होता है। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? पंचायती राज मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एम क्या है? टू ड्राइव द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इंडिया। जो हमारी रूरल इंडिया है ना, रूरल इकोनॉमी है, उसको हमें क्या है, ट्रांसफॉर्म करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी ओनर्स इन विलेज आबादी एरियाज विद अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। और उनको क्या है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जो उनके राइट्स है, उनका रिकॉर्ड है, लैंड के ऊपर राइट्स है या फिर अलग अलग रिसोर्सेज के ऊपर राइट है, वो सभी राइट्स को प्रोवाइड करवाना है। अब ये राइट्स कब प्रोवाइड कर पाएंगे? जब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, और इसी रिकॉर्ड के लिए हमें सर्वे की नीड है। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। डॉक्टर मनमोहन सिंह कॉन्ट्रीब्यूशंस। जो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी डेथ हो गई है। तो ये क्या था, लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस है हमारी इंडिया के लिए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 92 की एज में इनकी डेथ हुई ना। तो यहाँ पे बताना, प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर के अलावा इन्होंने और कौन सी पोजीशंस को कंट्रोल किया था। अबाउट बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 26 1932, सेप्टेम्बर 26 1932 को इनका जन्म हुआ था। और अनडिवाइडेड पंजाब इंडिया, मतलब इस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान आपस में बाइफरकेट नहीं हुआ था ना। पंजाब का जो एरिया है वो क्या है, मॉडर्न डे इंडिया पाकिस्तान दोनों को इंक्लूड करता था।
तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ। ही सर्व्ड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कब से कब तक, 2004 से लेके 9 तक और 9 से लेके 14 तक। तो इन्होंने लगातार सर्व किया 2 टर्म्स को लगातार, ठीक है। लिटरेरी वर्क क्या थे इनके, गवर्नेंस में तो रोल है ही, और लिटरेरी वर्क क्या था, इन्होंने क्या है ऑथर किया हुआ है बुक को, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने एक बुक को ऑथर किया हुआ है। ये उस बुक का टाइटल है। 1964 के टाइम पे इसको करवाया गया था, बुक के ऊपर वर्क किया गया था। यहाँ पे इन्होंने क्या है, इंडियाज इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड पॉलिसी को क्रिटिक किया है। मतलब जो इंडिया पहले क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी था ना, ग्लोबल वर्ल्ड के साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, तो उसी के ऊपर इन्होंने क्या है क्रिटिक दिया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अब इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं। सबसे पहले इनको मिला हुआ है पद्म विभूषण 1787 को, जो क्या है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये बताना। सेकंड तो हमारा हो गया पद्म विभूषण, जो इनको मिला हुआ है, कब मिला है, 1787 को। नेक्स्ट है दूसरा अवार्ड क्या मिला हुआ है, एशिया मनी अवार्ड मिला हुआ है और यूरो मनी अवार्ड मिला हुआ है फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर 1993-1994। 1993-1994 के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे थे, तो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में इनके अचीवमेंट को देखते हुए, इकोनॉमिक सेक्टर में इनके रोल को देखते हुए इनको क्या है एशिया मनी अवार्ड और यूरो मनी अवार्ड क्या है दिया गया है, कन्फर किया गया है। नेक्स्ट है एडम स्मिथ प्राइज मिला है 1956 में। एडम स्मिथ प्राइज भी इकोनॉमिक सेक्टर्स में जो लोग अचीवमेंट हायर वो करते हैं ना, उनको मिलता है। तो एडम स्मिथ प्राइज भी इनको 1956 में मिला है और रिट्स प्राइज मिला है इनको 1955 में। तो इतने ग्रेट पर्सनैलिटी थे ना, डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिकल वो सब चीज़ों को छोड़ के, लेकिन ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने इंडिया के लिए। इंडिया के फाइनेंस सेक्टर में भी इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। रिसेंटली इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी ना, रिपोर्ट के ऊपर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह आया हुआ है, तो इसी वजह से इनको क्या है न्यूज़ में, पॉलिटिकल टर्म है लेकिन न्यूज़ में रेफरेंस है, तो हम इसको एक बार कवर करते हैं। तो जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जिनकी शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन क्या है CAG, उनके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इनको बारे में मेंशन किया गया है। ये क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री में। जो मतलब इंडिया में फाइनेंसेस होता है, एक्सपेंडिचर है, रिसीप्ट है, रेवेन्यू है, वहाँ पे ये क्या है अपना एक्सपर्ट एडवाइस को पेश करते हैं। CAG इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, जो मतलब पब्लिक का पैसा है ना, तो उनका गार्डियन की तरह कौन वर्क करता है, CAG वर्क करता है। एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, मतलब जो सरकार के फंड्स हैं, जो पीपल का पर्स है, पीपल का पैसा है ना, तो ये अच्छे से अकाउंटेबल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को ये क्या है सी थ्रू करते हैं, बोथ लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी एंड स्टेट लेवल पे भी। CAG सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री लॉज अपहोल्डिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और जो पार्लियामेंट लॉज बनाती है, वहाँ पे जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट आ जाता है ना, वहाँ को कौन सी थ्रू करता है, हमारे CAG। इट इज़ अ की इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड इंश्योरिंग चेक्स एंड बैलेंसेज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ पे बैलेंस करना है, चेक करना है, वॉचडॉग का काम है, ये सारे काम कौन करता है, CAG। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका क्या रेफरेंस मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको आर्टिकल 148 के अंडर मेंशन मिलता है, जहाँ पे इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, इनके टेन्योर एंड कंडीशंस के बारे में और इनकी इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस किया गया है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और हिज हर हैंड एंड सील, मतलब प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन के अंडर ये क्या है वर्क करते हैं। टेन्योर क्या डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और कैन नॉट होल्ड फर्दर ऑफिस अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और एक बार रिटायर्ड हो गए तो उसके बाद ये क्या है फर्दर ऑफिस को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई और ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंस, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या अलाउंस मिलेगा, पेंशन्स क्या है, और ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जिसकी वजह से इनकी फ्रीडम ऑटोनॉमी को मेंटेन किया जाता है। ड्यूटीज एंड पावर्स के बारे में कहाँ बताया गया, आर्टिकल 149 के अंदर बताया गया है, जहाँ पे पार्लियामेंट क्या है CAG की पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्क्राइब करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो जो भी बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो CAG कैसी एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
आज की क्लासेस में इतने ही। करंट अफेयर्स और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।